हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस लेक्चर में हम वीर नर्माद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका, उसके लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, वीर नर्माद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके जुलाई मंथ में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स को रिलीज नहीं करा है। लेकिन आपको प्रिपरेशंस को स्टार्ट रखना है, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे कि आपको पता है आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका 50-50% वेटेज होता है, यानी आपका जो पेपर होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 जो होता है ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, और पेपर 2 जो होता है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो। सो पेपर 1 जो कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको हर एक टॉपिक पर रिसर्च मेथोडोलॉजी की वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे। जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है ये थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों ही वीडियो लेक्चर्स हैं, जिससे कि पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, देन एमसीक्यूज से हम आपको सारी ट्रिक्स बताते हैं, देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है जो इंटरव्यू में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। देन उसके बाद मॉक टेस्ट। सो यहाँ पर हम आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक मॉक टेस्ट में 40-50 क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं, जिससे कि आपके 400 to 500 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कवर होते हैं। आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। तो इस तरीके से हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं। काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हमने कंटेंट आपके लिए डिजाइन कर रखा है। हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारी टीम के जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये कंटेंट आपके लिए डिजाइन कर रखा है। तो मैं आपको बता दूं, इस कंटेंट के साथ साथ हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपके प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको गारंटी भी बता रहे हैं कि आपको कंटेंट के साथ साथ हम आपको गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, हम आपको पास करवाएंगे, ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आपको बस आपका जो एक कंटेंट है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, वो आपको परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है, आपको स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है, क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। द मोस्ट लूजली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिजाइन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो लूजली स्ट्रक्चर्ड होती है। लूजली स्ट्रक्चर मतलब जिसमें आप कोई स्टेप्स और कोई स्ट्रक्चर आप फॉलो नहीं करते, उसे हम कहेंगे लूजली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। सो लूजली स्ट्रक्चर आपकी जो रिसर्च होती है वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम को जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती है, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की, और उस एरिया को जो कि थोड़ा बहुत जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसर्चर को मालूम होता है, उसको उस एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब रिसर्चर किसी भी एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो किसी भी वे से कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं है
कौन से वे से उनको डेटा मिल जाएगा, कौन से वे से वो डिफाइन कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो कैसे भी जिगजैग वे में रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर कोई स्टेप्स और किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी लूजली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिजाइन होती है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव रिसर्च में आप कोई कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हो और कुछ डिसीजन लेते हो। तो कंक्लूसिव रिसर्च में आपको डिसाइडेड होता है कि मुझे कंक्लूजन्स फाइंड आउट करना है, कुछ डिसीजन लेना है। सो कंक्लूसिव रिसर्च जो होती है आपकी वो स्ट्रक्चर्ड होती है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और उस इंफॉर्मेशन को आपको एनालाइज कर एज इट इज उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी आपको पता होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको क्या करना है। दैट्स व्हाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है स्ट्रक्चर्ड होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी कॉजल। कॉजल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो कॉजल रिसर्च में भी आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है। सो कॉजल रिसर्च जो होती है ये भी आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो जो लूजली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, जिसमें आपको पता नहीं होता कि आप किस वे से आपको रिसर्च परफॉर्म करना है, क्योंकि किसी भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो कि लूजली स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट, All of the following are common characteristics of experimental research except। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं गिवन है। एक्सेप्ट आ रहा है मतलब नहीं गिवन है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इट रिलाइज प्राइमरीली ऑन कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्राइमरीली कौन सा न्यूमेरिकल डेटा ही हम कलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देन ऑप्शन बी, इट लीड्स ऑलवेज टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम इसीलिए कंडक्ट करते हैं बिकॉज हमको ये देखना होता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो रहा है। मेनली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो हम यही देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसा हो रहा है बिटवीन द वेरिएबल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव लॉजिक। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड होती है आपकी डिडक्टिव लॉजिक पे। डिडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी थियरी, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस थियरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हम जो हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं उसी को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में टेस्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस को एनालाइज करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो एंड देन उसको टेस्ट करते हो और ये बताते हो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सो बेसिकली डिडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या होता है, आपके पास थियरी ऑलरेडी अवेलेबल होगी, उस थियरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, उसको ऑब्जर्व करोगे और उसको टेस्ट करोगे, प्रूव करोगे, उसको रिजल्ट दोगे आप। Then option D, it is rarely conducted in a controlled experimental setting. No, because experimental research का main aim क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा cause and effect relationship find out करना, मतलब independent variable का dependent variable पर क्या effect हो रहा है ये देखना experimental research का main aim होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है जिसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा रिसर्चर जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे। सो इसमें आपको रेयरली बोला है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इट इज रेयरली कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल settings. Next, through data triangulation method, a researcher can enhance his or her studies. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू रिसर्चर अपनी स्टडीज को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, थ्रू पॉपुलैरिटी या फिर वैलिडिटी, एक्सेसिबिलिटी या फिर रीडेबिलिटी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड होता क्या है। तो डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें रिसर्चर डिफरेंट मेथड्स यूज करके देखते हैं कि उनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं या फिर नहीं। जैसे इस डायग्राम में आपको देखना है, रिसर्चर ने पहले एक मेथड यूज करा और ये देखा कि उनका कुछ रिजल्ट आ रहा है XYZ, ओके। देन रिसर्चर ने दूसरा मेथड यूज करा, दूसरा मेथड यूज करके रिसर्चर ने देखा कि उनका यही रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स रिसर्चर ऐसे डिफरेंट मेथड यूज करेंगे और देखेंगे कि उनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं दैट मीन्स उनकी जो स्टडी है वो वैलिड है।
सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है पॉपुलैरिटी। तो डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू रिसर्च अपनी स्टडी की पॉपुलैरिटी ने बताते कि उनकी स्टडी जो है कितनी पॉपुलर होने वाली है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है कि सब लोग के लिए क्या वो इंफॉर्मेशन वो स्टडी के अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन के अवेलेबल है, उसको कहते हैं हम एक्सेसिबिलिटी। इसलिए भी रिसर्चर डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज नहीं करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी मतलब इजी टू रीड, कि वो सबके लिए इजी है रीड करने के लिए, इसके थ्रू भी रिसर्चर डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड यूज नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो रिसर्चर डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड इसलिए यूज करते ताकि उनके रिजल्ट जो उनकी स्टडी जो है वो वैलिड हो जाए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वैलिडिटी। नेक्स्ट, all the elements of population with proper identification that is available for selection at any stage of sampling is called। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है कि डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होंगी। अब इस डेफिनेशन में आपको ये गिवन है कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है जिसके थ्रू आप उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस वे में और उस एलिमेंट से आप आपका सैंपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये कौन से ऑप्शन की डेफिनेशन होंगे हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो मान लो यहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे आपको इस डेफिनेशन में बताया हुआ है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आपके पास सारे पॉपुलेशन के मेंबर्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब उनका नेम एड्रेस प्रॉपर वैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो और यहाँ से आप आपका सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो। सो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड इस लिस्ट से आप सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी सैम्पलिंग फ्रेम की डेफिनेशन। सो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, जिसमें आपके पास एक लिस्ट होती है, उसमें पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स होते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई करते हो एंड यहाँ से आप आपका सैंपल सेलेक्ट कर देते हो। सो सैम कहेंगे सैम्पलिंग फ्रेम। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है सैंपल। सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन में से आप जिस लोगों को सिलेक्ट कर लेते हो वो आपका सैंपल बन जाता है। यहाँ पर आपके पास कोई एलिमेंट्स उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, सैंपल के एक एक पर्सन को आप कहोगे, इंडिविजुअल कोई पर्सन को आप कहोगे वो आपकी सैंपलिंग यूनिट है। सो ये सैंपलिंग यूनिट की भी डेफिनेशन नहीं है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होगा, पॉपुलेशन, जिसमें आप जिसके थ्रू आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, पॉपुलेशन में से आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये पॉपुलेशन की और ये यूनिवर्स की डेफिनेशन नहीं होगी, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, The scope for investigators bias is more in case of। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर का बायस ज्यादा होता है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर मतलब रिसर्चर, रिसर्चर का बायस किस डेटा कलेक्शन मेथड में ज्यादा होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है जिसमें रिसर्चर सारे क्वेश्चन देते हैं और रिस्पोंडेंट्स उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सो क्वेश्चनर में रिसर्चर का ज्यादा बायस नहीं होगा, लेकिन याद रखिए क्योंकि क्वेश्चनर, स्केड्यूल, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन ये सारे रिसर्चर परफॉर्म करते हैं और रिस्पोंडेंट्स को रिसर्चर ही क्वेश्चन प्रोवाइड करे, तो थोड़ा बहुत तो रिसर्चर का हर एक मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में थोड़ा बहुत तो रिसर्चर का बायस होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको मोर सबसे ज्यादा बायस किस डेटा कलेक्शन मेथड में होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन में रिसर्चर का बायस ज्यादा नहीं होगा, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी स्केड्यूल एंड ऑप्शन सी इज इंटरव्यू। सो स्केड्यूल और इंटरव्यू दोनों भी सेम ही होते हैं बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चन पूछते हैं एक्सपर्ट से, उसी तरीके से स्केड्यूल में भी रिसर्चर क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कोई एक्सपर्ट्स हो गए, कोई डिसीज के एक्सपर्ट्स हो गए, उनसे इंटरव्यूज के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। लेकिन स्केड्यूल में जो क्वेश्चन रिसर्चर पूछते हैं वो पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं, वो डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं, और इंटरव्यू में रिसर्चर पहले से क्वेश्चन डिसाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पर रिसर्चर का ज्यादा बायस नहीं होंगे, रिसर्चर इस केस में ज्यादा बायस नहीं होंगे। देन ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, रिसर्चर उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर फील्ड में जाकर खुद ही लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर ज्यादा बायस हो सकता है क्योंकि रिसर्चर हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन फील नहीं करे, कुछ ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर कर दे,
जो भी चल रहा है उसको इग्नोर कर दे, कुछ लिखे कुछ नहीं लिखे इन्फॉर्मेशन। सो ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर का हो सकता है कि ज्यादा बायस होने का चांस हो। अब जैसे ऑब्जर्वेशन में मान लीजिए रिसर्चर ने एक रियल लाइफ इन्वायरमेंट में जाकर कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया। जैसे यहाँ पर ये रिसर्चर है और रिसर्चर मंकीज लोगों को, यहाँ पर जो मंकीज है इनको ऑब्जर्व कर रहे हो, वो कैसा बिहेव करते हैं आपस में, उनका कैसा बिहेव होता है, वो कौन से उनके हैबिट कैसा होता है, वो कैसा बिहेव करते हैं, वो कैसे चलते हैं, उनको ऑब्जर्व कर डेटा कलेक्ट कर रही है। सो इस केस में रिसर्चर क्या कर रहे हैं, उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में जाकर बस उनको दूर से देखकर उनको ऑब्जर्व कर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सो हो सकता है इस केस में कुछ उनके जो बिहेवियर है वो रिसर्चर लिखना नहीं लिख पाए, कुछ इग्नोर कर दे। सो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड में रिसर्चर का जो बायस है वो ज्यादा हो सकता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, in a two-tailed test for the population mean, if the null hypothesis is rejected when the alternative is true, then इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने एक टेस्ट परफॉर्म किया जो कि टू टेल टेस्ट परफॉर्म किया एक पॉपुलेशन के मीन से। अगर आपने उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, कब? जब आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी वो ट्रू थी। अगर आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, सो इस केस में आपने कैसे डिसीजन लिया कि आपने टाइप 1 एरर कर दिया, टाइप 2 एरर कर दिया, या फिर आपका जो डिसीजन था वो करेक्ट था, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, देन आपका वो जो डिसीजन हो जाएगा ये करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर ले रहे हो, सो ये आपका हो जाएगा टाइप 1 एरर। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, सो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है और उसको आप रिजेक्ट कर ले रहे हो, सो आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड। बस इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है आपको और थोड़ा ट्रिकी पूछा है, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है आपने उसको रिजेक्ट कर लिया। नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर लिया कब? जब आपकी अल्टरनेटिव ट्रू है। आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, मतलब आपके नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो ट्रू है, आपने अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया और आपकी हाइपोथेसिस अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है तो आप इसी को एक्सेप्ट कर लोगे ना। और आपके जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है, मतलब अगर आपके अल्टरनेटिव ट्रू है और आपने नल को रिजेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आपके अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लोगे। सो इस केस में आपने जो डिसीजन लिया वो क्या लिया, करेक्ट डिसीजन लिया, बिकॉज यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में ही बड़ा हिंट गिवन है कि अल्टरनेटिव इज ट्रू। आपने नल को रिजेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हो, और इस केस में अल्टरनेटिव ट्रू है, जो चीज ट्रू है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका डिसीजन क्या होता है, करेक्ट डिसीजन होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आप जो डिसीजन लोगे इस केस में वो आप करेक्ट डिसीजन लोगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अ करेक्ट डिसीजन इज मेड। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अब आपको ये दोनों भी समझना होगा, ये टर्म्स क्या होते हैं, वैलिडिटी क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। अब मान लीजिए आपका जो एक्चुअल वेट है, आपका एक्चुअल वेट है 60 और आपने वेइंग मशीन में वेट किया, आपने वेइंग मशीन में वेट किया और आपका वेट 60 आ रहा है। दैट मीन्स आपकी जो वेइंग मशीन है वो है वैलिड। अब उसको कहोगे वैलिड। अगर आपका एक्चुअल में वेट 60 आ रहा है और आपने वेइंग मशीन में वेट करा और आपका वेट 55 आ रहा है, तो उस केस में आप कहोगे आपकी जो वेइंग मशीन है वो वैलिड नहीं है, बिकॉज वो एक्यूरेट मेजर नहीं कर रही है आपका वेट। देन रिलायबल क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, अब मान लीजिए आपका वेट जैसे एक्चुअल में 60 है, ओके आपका वेट एक्चुअल में 60 है और आपने वेट किया वेइंग मशीन में, तो आपने एक बार वेट किया आपका 55 आया, लेकिन आपने फिर दूसरी बार वेट किया आपका 55 आया, आपने तीसरी बार वेट किया आपका 55 आया। इस केस में आपकी जो वेइंग मशीन होगी वो रिलायबल तो होगी, बट क्योंकि आपका एक्चुअल वेट 60 है और वो 55 बता रही है मशीन, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आपका जो मशीन है वो रिलायबल तो होगी लेकिन इस केस में वो वैलिड नहीं होगी। सो रिलायबल क्या होता है, अगर आपने या कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आप कुछ टेस्ट कर रहे हो, आपने बार बार उसको मेजर किया और बार बार मेजर करने पर सेम रिजल्ट आ रहा है। जैसे आपने अपने यहाँ पर वेट आपने 3 बार मेजर किया और तीनों भी बार 55 आ रहा है,
दैट मीन्स आपकी जो वेइंग मशीन है वो रिलायबल है लेकिन वैलिड तो नहीं है। सो उससे हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में यही डिफरेंस होता है और आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज वैलिड नीड नॉट टू बी रिलायबल। सो यहाँ पर क्या बता रहा है ऑप्शन ए कि अगर आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है आप जिससे मेजर कर रहे हो वो अगर आपकी वैलिड है तो वो रिलायबल नहीं होंगी। ऐसा नहीं है, अगर आपके जो मशीन वैलिड है वो हो सकता है कि वो रिलायबल भी हो। अगर आपकी एक मशीन वैलिड है तो वो ऑब्वियसली रिलायबल होगी। आपको ये रिलेशन याद रखना है। अगर आपकी वेट मशीन वैलिड होगी, अगर आपकी जो मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो वैलिड है देन वो रिलायबल भी होगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन से देखेंगे, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज रिलायबल इज आल्सो वैलिड। जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था कि अगर आपका जो एक्चुअल वेट वो तो 60 था लेकिन आपने वेइंग मशीन में वेट करा, आपका हर बार वेट 55 आ रहा है, लेकिन आप इस केस में कहोगे आपकी जो वेइंग मशीन है वो रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है। सो इस ऑप्शन का मतलब ही यही है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जब भी आपकी जो मशीन है अगर वो रिलायबल है तो वो वैलिड नहीं होगी। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी क्या है आपका, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज वैलिड इज ऑलवेज रिलायबल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी जो मशीन है, वेइंग मशीन है, अगर वो वैलिड है तो वो ऑब्वियसली रिलायबल भी होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज वैलिड इज ऑलवेज रिलायबल। नेक्स्ट, the ones that have a strong contingent effects on the relationship between the independent and dependent variables। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल होता है जो स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच के रिलेशन है उसको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको वन बाय वन ऑप्शन देखना है। तो पहले आपको ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करना है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, जो ऐसा वेरिएबल जो इन दोनों वेरिएबल को रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये तो आंसर होगा नहीं। दैट्स व्हाई पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी और डी में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं अफेक्ट करता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रही बात आपके ऑप्शन सी की, मॉडरेटिंग वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। अब मॉडरेटिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको कैसे अफेक्ट करता है इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका कि आपने एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज पर आपने कितने आवर्स स्पेंड किया है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है कि आपका हार्ट रेट आप मेजर कर रहे हो। अब इस केस में आपको ये देखना है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इन दोनों वेरिएबल्स के जो बीच का रिलेशन है, रिलेशनशिप को कौन सा वेरिएबल अफेक्ट करता है। सो वो होता है आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब इस केस में मॉडरेटिंग वेरिएबल आपका जेंडर हो जाएगा। अब मान लो आपने सिर्फ मेल्स पर स्टडी करा, ये देखने के लिए कि जिन जिन मेल्स ने एक्सरसाइज पर, आप ये देखोगे कि उन्होंने एक्सरसाइज पर कितना आवर्स एक्सपेंड किया, कितने आवर्स उन्होंने एक्सरसाइज किया, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, और उनका हार्ट रेट आप चेक करोगे। तो इस केस में आपने सिर्फ मेल्स का चेक करा है, तो फीमेल्स का वैसे ही हो सेम केस, ऐसा नहीं कह सकते बिकॉज जेंडर है, जेंडर एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है। सो ये चार चीजें मॉडरेटिंग वेरिएबल में आता है जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच का रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करता है। सो इस केस में और इस स्टडी में आप ये देख रहे हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपने एक्सरसाइज किया है, आपके एक्सरसाइज आवर्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आप हार्ट रेट मेजर कर रहे हो। सो इस केस में आपका जो मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन को अफेक्ट करेगा वो होगा आपका जेंडर। सो ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है वो होता है आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडरेटिंग वेरिएबल। नेक्स्ट, dash is a measure that refers to the extent of symmetry or asymmetry in a distribution।
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा टूल होता है जिसमें आप सिमेट्री और असिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो। सो वो टूल होता है आपका स्क्यूनेस टूल। अब स्क्यूनेस टूल क्या होता है, जिसमें आप आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सिमेट्री और असिमेट्री को मेजर करते हो। जैसे आपको इस फिगर में देखना है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, मतलब कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम दिखेगा। सिमेट्रिक मतलब अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, मान लो अपने कोई पॉपुलेशन पर आप स्टडी कर रहे हो और उस पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से स्प्रेडेड है, तो उससे आप कहोगे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्री है। मतलब अगर आप इसको बीच से कट करते हो तो आपका जो लेफ्ट साइड में जितना आपको दिखता है इमेज और राइट साइड में दिखता है, ये दोनों आपकी मिरर इमेज होंगी, दोनों साइड भी आपको एक जैसे ही इमेज दिखेगी। उसे आप कहते हो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये आप स्क्यूनेस से भी मेजर करते हो, और असिमेट्री, मान लो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेफ्ट साइड में अगर टिल्टेड है तो इसके लिए भी आप स्क्यूनेस का यूज करोगे, स्क्यूनेस टूल का यूज करोगे, जिसे आप कहते हो पॉजिटिव स्क्यू। अगर आपका जो ग्राफ है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट साइड में टिल्टेड है, जिसे आप कहते हो नेगेटिव स्क्यू, तो इसको मेजर करने के लिए आप स्क्यूनेस का यूज करोगे, स्क्यूनेस टूल का यूज करोगे, और इससे आप क्या होते हो, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि राइट साइड पर टिल्टेड होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्क्यूनेस। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और असिमेट्रिक है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए आप स्क्यूनेस टूल का यूज करोगे। नेक्स्ट, डैश इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का सोर्स होता है। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी प्राइमरी डेटा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया था। मीन्स आप ये गेस कर सकते हो कि आपके पेपर में प्राइमरी डेटा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कंपलसरी आते ही है। सो यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, आपको इन दोनों डेटा में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ऐसी चीज और ऐसा सोर्स जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है, नॉट इन प्राइमरी डेटा। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है मेमोइर्स। मेमोइर्स क्या होता है, जिसमें बायोग्राफीज प्रेजेंट हो। बायोग्राफीज अगेन जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसी को एक्सप्लेन किया जाता है। मीन्स मेमोइर्स भी आपका सेकेंडरी डेटा के अंडर आएगा, नॉट इन प्राइमरी। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स जिसके थ्रू आप रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, विच कम्स अंडर प्राइमरी डेटा। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चनर्स। सो स्टूडेंट्स, thank you for watching this video.